हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन पेपर 2, जिसका कोर्स टाइटल है शैक्षिक सांख्यिकी। खंड आ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माध्य की परिभाषा लिखिए। माध्य क्या होता है? माध्य किसी समंक माला का समांतर माध्य वह मूल्य है जो श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। माध्य किसी समंक माला का समांतर माध्य वह मूल्य है जो श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई संख्या आपको दी गई है 2 + 3 + 9 + 6 + 5। सबसे पहले आपको इसे ऐड करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 30, 6 5 3 2 5 और 5 10 हो गया, 10 9 19 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका 25। ये आपका हो गया 25। अब इसमें अगर उनकी संख्या के भाग देने पर प्राप्त होता है, मूल्यों का योग उनकी संख्या से भाग देने पर। मूल्यों का जो योग किया गया है, इनकी कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 संख्याओं से भाग देने पर 5 25, यहाँ पे 5 आ गया। ये आपका क्या हो गया? आपका माध्य हो गया। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है माध्य। इसको सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। 2 + 3 + उसके बाद 5 आता है, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 9। अब यहाँ पे माध्य निकालना था, यानी माध्य, मिडिल जिसे कहते हैं, माध्य मध्य का निकालना है। तो यहाँ पे 5 आया है। अब देखिए, इधर 2 है, इधर 2। आप जो है किसी भी तरफ से देखें, इस साइड में भी 2 है, इस साइड में भी 2 है, तो आपका बीच का क्या हो गया? बीच का 5 आ गया। तो यही आपका होता है माध्य। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से देखिए, माध्य किसी समंक माला का समांतर माध्य वह मूल्य है जो श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को, ये जो श्रेणी दी गई है, इनके सभी मूल्यों के योग को उन्हीं की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, यानी कितनी संख्याएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उन्हीं की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। अगर देखिए, समांतर माध्य x से प्रदर्शित करते हैं। समांतर माध्य को x से प्रदर्शित करते हैं। समांतर माध्य 2 प्रकार का होता है, सरल तथा भारित समांतर माध्य। समांतर माध्य x से प्रदर्शित करते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक सरल तथा दूसरा भारित समांतर माध्य, मीन, जिसको हिंदी में माध्य कहा जाता है। माध्य इक्वल टू mod x सिग्मा x अपान n। mod x सिग्मा x अपान n, ये माध्य का सूत्र होता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको जो श्रेणियाँ दी गई हैं, 15 + 16 + 12 + 20 + 22 + 25 + 26 + 24, इन सभी को सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा। इन सभी को ऐड करने पर आपका 160 आया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका 160 आया है। अब n, जिसको n को नंबर कहा जाता है, नंबर का मतलब संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याएं हैं। ये जो ऐड किया गया है वो हो गया। n का मतलब होता है नंबर, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। तो आपको 160 को 8 से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको? देखिए, x का मतलब हो गया समांतर माध्य। ठीक है, ये जो आपको दिए गए हैं इनको ऐड करना पड़ेगा। ये आपका आ गया 160। उसके बाद संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। इसको जब भाग देंगे आप, ये हो गया 8 दूनी 16, ये आपका 20 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपका 20 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका माध्य जो है निकल के आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित आंकड़ों में से मध्यिका की गणना कीजिए। मध्यिका यानी कि मध्यिका को हिंदी में कहा जाता है बीचों बीच का, बीचों बीच का। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन में संख्याएं दी गई हैं 5 7 9 12 10 8 7 14 20। गिवन आइटम आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा आपको? बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम आप जानते हैं,
आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ते क्रम में या फिर कह सकते हैं आरोही क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में या फिर आरोही क्रम में लिख लीजिए। देखिए ये जो संख्याएं दी गई हैं क्वेश्चन में, 5 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 7, फिर उसके बाद 7, फिर उससे भी बड़ा 8, उससे भी बड़ा 9, उससे भी बड़ा 10, उससे बड़ा 12, 12 से बड़ा 14, 14 से बड़ा 20। इस प्रकार से आपको असेंडिंग आर्डर में लगाना है। आपने असेंडिंग आर्डर में लगा लिया, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि आरोही क्रम, जिसको बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं, यानी कि छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऊंचाई की तरफ चला जाएगा। बढ़ते क्रम में आपने लगा लिया। अब क्या करेंगे, आपको मीडियन लगाना है। हियर यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्विंग n इक्वल टू 9 दिया गया है। n इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। आपको मध्य का निकालने का सूत्र पता है, n+1/2। n+2 ये क्या है, मध्य का निकालने का सूत्र होता है। मीडियन यहाँ पे देख रहे हैं, जिसको n से प्रदर्शित किया गया है, जिसको हिंदी में माध्यिका कहा जाता है। मीडियन को माध्यिका कहा जाता है। इसका सूत्र दिया गया है n+1/10 आयतन, यानी n+1/2। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें से n आपको बता दिया गया है, n इक्वल टू 9 है। जब n का मान आप 9 रखेंगे +1/2 ऐसे लिख देंगे। अब इसको देखिए, n+1 10 हो गया, अपान 2, इसको भाग दे दीजिए, 2 पंचे 10, आपका क्या आ गया, ये फिफ्थ वैल्यू निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिफ्थ वैल्यू आपका निकल गया है। अब देखिए जो आपने आरोही क्रम में लगाया था उस पर आप नज़र डालिए थोड़ा सा, जो आपने थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, जो आपने आरोही क्रम में लगाया था, यहाँ पे देख सकते हैं आरोही क्रम में लगाया। अब आपकी मध्यिका निकालना था, मध्यिका निकालने पर आपका फिफ्थ वैल्यू आया। फिफ्थ वैल्यू देखिए कौन सा है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ वैल्यू आपका 9 आएगा। और इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5, नीचे से देखेंगे फिर भी फिफ्थ वैल्यू यही है, इधर से देखेंगे फिर भी फिफ्थ वैल्यू यही है, यानी कि आपका जो है फिफ्थ वैल्यू ऑफ आइटम इज 9 इक्वल टू 9। फिफ्थ वैल्यू ऑफ आइटम इज क्या हो गया, 9 इक्वल टू 9 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समष्टि को परिभाषित कीजिए। समष्टि क्या होता है, उत्तर में देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। समष्टि को परिभाषित कीजिए। देखिए सांख्यिकी की इस परिभाषा को समझने के लिए हमें यह मानना होगा कि सांख्यिकी की इस परिभाषा को समझने के लिए हमें ये मानना होगा कि किसी भी प्रयोग में एक प्रतिदर्श लेकर हम ऐसे समुदाय के विषय में सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं। सांख्यिकी की इस परिभाषा को समझने के लिए हमें ये मानना होगा कि किसी भी प्रयोग में एक प्रतिदर्श लेकर हम ऐसे समुदाय के विषय में सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं, जिसको सांख्यिकी की भाषा में एक समष्टि कहा जाता है। फिर से देखिए, सांख्यिकी की इस परिभाषा को समझने के लिए हमें ये मानना होगा कि किसी भी प्रयोग में एक प्रतिदर्श लेकर हम ऐसे समुदाय के विषय में सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं, जिसको सांख्यिकी की भाषा में एक समष्टि कहा जाता है। एक समष्टि से हमारा अभिप्राय उन सभी तत्वों से है। एक समष्टि से हमारा अभिप्राय उन सभी तत्वों से है जो किसी एक विशिष्ट प्रयोग में संभवतः प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए सांख्यिकी के दृष्टिकोण से एक समष्टि वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी। दोनों ही परिस्थितियों में विभिन्न परिणामों के प्रतिदर्शों द्वारा हम समष्टि के विषय में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उदाहरणार्थ, जहाँ एक और उत्तर प्रदेश में गेहूं की उपज के सभी तत्व एक समष्टि का निर्माण करते हैं, वहाँ यदि हम 10 जिलों की उपज से उत्तर प्रदेश की उपज का अनुमान लगाना चाहें तो यह 10 जिलों की उपज का एक प्रतिदर्शन मात्र होगा। फिर से देखिए, समष्टि को परिभाषित कीजिए। सांख्यिकी की इस परिभाषा को समझने के लिए हमें ये मानना होगा कि किसी भी प्रयोग में एक प्रतिदर्श लेकर हम ऐसे समुदाय के विषय में सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं, जिसको सांख्यिकी की भाषा में समष्टि कहा जाता है। एक समष्टि से हमारा अभिप्राय उन सभी तत्वों से है जो किसी एक विशिष्ट प्रयोग में संभवतः प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए सांख्यिकी के दृष्टिकोण से एक समष्टि वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी। दोनों ही परिस्थितियों में विभिन्न परिणामों के प्रतिदर्शों द्वारा हम समष्टि के विषय में निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
उदाहरणार्थ, जहाँ एक और उत्तर प्रदेश में गेहूं की उपज के सभी दत्त एक समष्टि का निर्माण करते हैं। उदाहरण में, जहाँ एक और उत्तर प्रदेश में गेहूं की उपज के सभी दत्त एक समष्टि का निर्माण करते हैं, वहाँ यदि हम 10 किलो की उपज से उत्तर प्रदेश की उपज का अनुमान लगाना चाहें तो ये 10 किलो की उपज का एक प्रतिदर्शन मात्र होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सांख्यिकी का अर्थ व परिभाषा। आप बता दो फ्रेंड्स, मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आएगा। सांख्यिकी का अर्थ व परिभाषा लिखिए। सांख्यिकी अंग्रेजी शब्द की लैटिन भाषा से हुई है। सांख्यिकी अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है या मानी जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मध्यकाल में इसका अर्थ राज्य विज्ञान के रूप में था। कुछ विद्वानों का मानना यह है कि मध्यकाल में ये जो सांख्यिकी है इसका अर्थ राज्य विज्ञान के रूप में था। सांख्यिकी का आधुनिक युग में अर्थ परिवर्तित हो गया है। आज के समय में जो सांख्यिकी है उसका अर्थ परिवर्तित हो गया है, बदल गया है। अब इस शब्द का अर्थ उस रीति अथवा उन रीतियों से लगाया जाता है जो संख्यात्मक तथ्यों में प्रयोग की जाती है। फिर से देखिए, सांख्यिकी अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है या मानी जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मध्यकाल में इसका अर्थ राज्य विज्ञान के रूप में था। कुछ विद्वानों का मानना है कि मध्यकाल में इसका अर्थ, किसका अर्थ, सांख्यिकी का, सांख्यिकी का जो अर्थ है वो राज्य विज्ञान के रूप में था। सांख्यिकी का आधुनिक युग की आज के समय की बात करें तो इसका अर्थ परिवर्तित हो गया है। अब क्या हुआ है इसका अर्थ, अब जो है इस शब्द का अर्थ उस रीति अथवा उन रीतियों से लगाया जाता है जो संख्यात्मक तथ्यों में प्रयोग की जाती है। देखिए, विभिन्न विद्वानों ने सांख्यिकी को निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया है। विभिन्न विद्वानों ने सांख्यिकी को निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया है। पहले है सेलिगमैन के अनुसार। सेलिगमैन ने कुछ अपने तरीके से सांख्यिकी को परिभाषित किया है। आइए देखते हैं। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी अनुसंधान क्षेत्र पर, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी अनुसंधान क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए एकत्र की गई संख्यात्मक सामग्री के संकलन, वर्गीकरण, उपस्थापन, तुलना एवं व्याख्या से संबंध रखता है। सेलिगमैन के अनुसार क्या बताया गया है, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी अनुसंधान क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए एकत्र की गई संख्यात्मक सामग्री के संकलन, वर्गीकरण, उपस्थापन, तुलना एवं व्याख्या से संबंध रखता है। आगे देखते हैं ब्लेयर के अनुसार। आगे देखेंगे दूसरा, ब्लेयर के अनुसार। ब्लेयर ने अपने ढंग से बताया है कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। सांख्यिकी परस्पर यानी कि आपस में, सांख्यिकी परस्पर संबंधित अंकों के वर्गों का विश्लेषण करने वाला, सांख्यिकी परस्पर संबंधित अंकों के वर्गों का विश्लेषण करने वाला, जिससे कि उसके संबंधों एवं अर्थों की खोज की जा सके, एक विज्ञान तथा पद्धति है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, आपको बता दूं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति से क्या समझते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक का तात्पर्य उन मानों से है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक का तात्पर्य उन मानों से है जिनका प्रयोग किसी समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को संक्षेप में प्रकट करने के लिए किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक का तात्पर्य उन मानों से है जिनका प्रयोग किसी समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को संक्षेप में प्रकट करने के लिए किया जाता है। किसी समूह का केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक उस समूह का प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है। किसी समूह का केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक उस समूह का प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है। समूह के अधिकांश प्राप्तांक इसके इधर उधर होते हैं। समूह के अधिकांश प्राप्तांक इसके इधर उधर होते हैं। अतः ये प्राप्तांक इस प्रकार के होते हैं कि ये पूरे समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। केंद्रीय प्रवृत्ति मापक किसी संपूर्ण समूह का वह प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति मापक किसी संपूर्ण समूह का वह प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है जिसके इधर उधर उस समूह के अधिक से अधिक प्राप्तांक केंद्रित होते हैं। फिर से देखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं।
केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक का तात्पर्य उन मानों से है जिनका प्रयोग किसी समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को संक्षेप में प्रकट करने के लिए किया जाता है। किसी समूह का केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक उस समूह का प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है। समूह के अधिकांश प्राप्तांक इसके इधर उधर होते हैं, अतः ये प्राप्तांक इस प्रकार के होते हैं कि ये पूरे समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक किसी संपूर्ण समूह का वह प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है जिसके इधर उधर उस समूह के अधिक से अधिक प्राप्तांक केंद्रित होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मध्यमान किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्यमान किसे कहते हैं? मध्यमान से आशय उस संख्या से है जो मध्यमान निकालने के लिए दिए हुए आंकड़ों के योग में उन आंकड़ों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त होती है। मध्यमान से आशय उस संख्या से है जो मध्यमान निकालने के लिए दिए हुए आंकड़ों के योग में उन आंकड़ों की संख्या का भाग देने से प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में, एक संख्याओं के समूह में संख्याओं के कुल योग में समूह की संख्याओं की संख्या का भाग देने से जो वजनफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने मध्यमान को निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया है। आइए देखते हैं। पहला है ग्रीनवार्ड के अनुसार। ग्रीनवार्ड ने अपने तरीकों से बताया है मध्यमान वह मूल्य है जो कि दिए गए समस्त पदों के योग को पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ग्रीनवार्ड के अनुसार क्या है? मध्यमान वह मूल्य है जो कि दिए गए समस्त पदों के योग को पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। दूसरा नंबर देखिए FC मिल्स के अनुसार। FC मिल्स ने बताया है मध्यमान किसी वितरण का गुरुत्व केंद्र है। मध्यमान किसी वितरण का गुरुत्व केंद्र है। तीसरा नंबर घोष तथा चौधरी के अनुसार समांतर माध्य जिसे समांतर मध्यक या केवल मध्यक भी कहते हैं वह परिमाण है जो किसी चल में पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। घोष तथा चौधरी के अनुसार बताया गया है समांतर माध्य जिसे समांतर मध्यक या मध्यक भी कहते हैं। यह परिमाण है जो किसी चल के पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान ज्ञात करने की विधि क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान ज्ञात करने की विधि क्या है? जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तब मध्यमान निकालने के लिए प्रत्यक्ष रीति अपनाई जाती है। जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तब मध्यमान निकालने के लिए प्रत्यक्ष रीति अपनाई जाती है जिसमें समस्त पदों के योग में पदों की संख्या का भाग देते हैं। लेकिन जहाँ पदों की संख्या बहुत अधिक हो और पद बहुत बड़े हों वहाँ के लिए यह रीत उपयुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि पद दशमलव संख्याओं में हो तो भी यह रीति उपयुक्त नहीं क्योंकि गुणा भाग कठिन हो जाता है। फिर से देखिए वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान ज्ञात करने की विधि क्या है? जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तब मध्यमान निकालने के लिए प्रत्यक्ष रीति अपनाई जाती है जिसमें समस्त पदों के योग में पदों की संख्या का भाग देते हैं। लेकिन जहाँ पदों की संख्या बहुत अधिक हो और पद बहुत बड़े हों वहाँ के लिए रीति उपयुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि पद दशमलव संख्याओं में हो तो भी यह रीति उपयुक्त नहीं है क्योंकि गुणा भाग करना कठिन हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मीडियन का सूत्र क्या है? मीडियन का सूत्र आपको पता है m = n+1/2। यहाँ पर क्या हो गया? आपका हो गया मीडियन का सूत्र। और दूसरा देखिए संचयी बारंबारता के अंतर्गत मीडियन देखिए L1 + n/2 - C/f गुणे I। ये क्या हो गया? संचयी बारंबारता के अंतर्गत मीडियन, जहाँ पे L1 क्या है? L1 है निम्न लिमिट और n/2 - C क्या है? C है संचयी बारंबारता के वर्ग से नीचे का वर्ग। और आगे देखिएगा F क्या है? F है आपका मीडियन वर्ग की बारंबारता और I है मीडियन वर्गों के बीच अंतराल। यहाँ पे देख सकते हैं L1 क्या है? निम्न लिमिट, C है संचयी बारंबारता के वर्ग से नीचे का वर्ग, F है मीडियन वर्ग की बारंबारता, I है मीडियन वर्गों के बीच का अंतराल।
n/2, जिसमें n क्या है, n नंबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिएगा। संचयी बारंबारता के अंतर्गत मीडियन का सूत्र आपसे पूछा जाएगा 100% आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद कर लीजिएगा। 11 + n/2 - c/f गुणे क्या है, i। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। सांख्यिकी को कम से कम शब्दों में परिभाषित कीजिए, यानी सांख्यिकी को परिभाषित किया करना है लेकिन बहुत ही कम शब्दों में। तो आपको इस प्रकार से इतने कम शब्दों में परिभाषित किया गया है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सांख्यिकी को कम से कम शब्दों में परिभाषित कीजिए। देखिए, समंकों का संकलन, उपस्थापन, विश्लेषण एवं व्याख्या करना ही सांख्यिकी। देखिए, इतने कम शब्दों में आपको परिभाषित कर दिया गया है। समंकों का संकलन, उपस्थापन, विश्लेषण एवं व्याख्या करना ही सांख्यिकी है। आगे देखिए, फर्गुसन के अनुसार, फर्गुसन ने अपने तरीके से बताया क्या होता है। देखिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, फर्गुसन के अनुसार सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। तो आप देखिए, फर्गुसन के अनुसार सांख्यिकी का संबंध सर्वेक्षणों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन, वर्गीकरण और व्याख्या से है। सांख्यिकी का संबंध सर्वेक्षणों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन एवं वर्गीकरण और व्याख्या से है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। निम्न आंकड़ों का मध्यांक मान क्या है। मध्यांक का मतलब क्या होता है, मीडियन, यानी कि मध्य का। ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 8, 10, 12, 14, 16, 15, 17, 12, 13, इसको सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा, जिसको क्या कहते हैं, जिसको आरोही क्रम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। सबसे पहले 8 है, उससे बड़ा 10, उससे बड़ा 12, 14, 16, ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में भी लगाया नहीं गया है। आप सबसे पहले लगाएंगे, सबसे पहले देखिए 8 से बड़ा 10 से बड़ा इसमें कौन सा है, 12 है। फिर 12 से बड़ा फिर देखेंगे, फिर से 12 है। इससे बड़ा देखिए 13 है। इससे बड़ा कौन सा है, 14 है उससे बड़ा। फिर उसके बाद 15 है, उसके बाद 16 है, 16 से बड़ा फिर 17 है। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर में लग जाए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 8, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ये असेंडिंग ऑर्डर में आपका लग गया है। तो आपको मीडियन निकालना था। मीडियन निकालने के लिए आपको सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में लगा लिया। अब आप सूत्र लगाएंगे। देखिए, आपको ये =9 दे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको 9 दे दिया गया है। अब आप मीडियन निकालिए, मीडियन जिसको मध्यांक कहते हैं, यानी मध्य का अंक। मध्यांक का सूत्र क्या है, n+1/2th नंबर, यानी 2 पर। ठीक है फ्रेंड्स, 2th नंबर। अब देखिए, आपको ये जो है यहाँ पे 9 दे दिया गया, तो यहाँ पे n का मान 9 रखिए, +1/2, ये आपका हो गया 10/2। इसको भाग देंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5th नंबर। ठीक है, आपका क्या हो गया है, आपका हो गया 5th नंबर। आगे देखिए, 5th नंबर आपका आंसर आ गया। देखिए, फिर से देख लीजिए, n+1/2, जो कि आपका मध्यांक का सूत्र होता है, n+1/2। यहाँ पे n बराबर 9 दिया गया, देख सकते हैं, ये हो गया 9+1/2, ये हो गया आपका 10/2। इसको भाग देंगे, आप क्या हो जाएगा 5th, यानी कि आपका जो आ गया 5th नंबर आया है। तो 5th नंबर आप देख सकते हैं, 5th नंबर आपका क्या है, आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। मध्यांक की परिभाषा लिखिए। आपको तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% मध्यांक की परिभाषा एग्जाम में आएगा। मध्यांक की परिभाषा लिखिए। मध्यांक से आशय किसी पद में उस बिंदु से है जो पदों के समूह को बराबर 2 भागों में विभाजित करता है।
मध्यांक से आशय किसी पद समूह में उस बिंदु से है जो पदों के समूह को बराबर दो भागों में विभाजित करता है। उस बिंदु के नीचे के आधे पद होते हैं तथा उसके ऊपर के आधे पद होते हैं। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, मध्यांक का मतलब क्या हो गया? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया गया है, यानी कि इसके इधर 4, इधर इसके इधर 4, ये आपका मध्य है। ये आपका क्या है? ये आपका हो गया मध्यांक। मध्यांक का मतलब होता है बीच का। इधर भी 4, इधर भी 4, बीच में आपका जो आया वो आपका मध्यांक हो गया। और देख लीजिए, मान लीजिए और 1 2 3, इसका मध्यांक आपका 2 हो गया, क्योंकि इधर भी एक है इधर भी एक है, आपका मध्यांक जो है 2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से होता है जो कि यहाँ पे बताया गया। मध्यांक से आशय किसी पद समूह में उस बिंदु पद से है जो पदों के समूह को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। उस बिंदु के नीचे के आधे पद होते हैं तथा उसके ऊपर के आधे पद होते हैं। ऊपर नीचे की बात करें, जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आपको दिया गया है। 2 ऊपर हो गए, 2 ऊपर आपका मध्य का ये 3 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से होता है। आगे देखिए, मध्यांक निकालने के लिए आवश्यक है कि समूह के पदों को आरोही क्रम में रखा जाए। सबसे पहले जो पद आपको दिए जाएंगे उसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। मध्यांक को विभिन्न विद्वानों ने के द्वारा दी गई परिभाषा निम्न है। देखिए, मध्यांक को विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा निम्न है। पहला नंबर, प्रो बाउले के अनुसार। प्रो बाउले के अनुसार क्या बताया गया है मध्यांक के बारे में? देखिए, यदि एक समूह के दो पदों को उसके मूल्य के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए तब लगभग मध्य पद का मूल्यांक होगा। दूसरा है टेड के अनुसार, मध्यांक प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु है। मध्यांक प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु है जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं। जैसे कि भी मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया? 4 जो है आपका मध्यांक हो जाएगा, सॉरी 4 होगा, इस प्रकार से होगा। 2 ऊपर 2 नीचे, आपका मध्य का 3 हो गया। मान लीजिए आपको इधर से दिया गया 4 5 6 7 8। सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लगाना पड़ेगा। 4 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8। इसमें आप देखेंगे 6 जो है आपका मध्यांक होगा, 6 आपका मध्यांक होगा क्योंकि ये बीच का है। इसके पीछे देखेंगे तो भी 2 ही है, इसके आगे देखेंगे तब भी 2 ही है। इसी प्रकार से आपका मध्यांक निकाला जाता है। आगे देखिए तीसरा, जे केने व कीपिंग के अनुसार मध्यांक वितरण के मध्य मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक ऐसा मूल्य कि उससे कम या अधिक मूल्य सामान्य बारंबारताओं के साथ हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मध्यांक का अर्थ लिखते हुए इसके गणना सूत्र को लिखिए। आपको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मध्यांक का अर्थ लिखते हुए इसके गणना सूत्र को लिखिए। डॉक्टर जे.सी. चतुर्वेदी के अनुसार यदि एक श्रेणी के पदों को उनके परिणामों के आधार पर आरोही तथा अवरोही क्रम में लगाया जाए तो बिल्कुल बीच वाली राशि के मान या माप को मध्यांक कहेंगे। डॉक्टर जे.सी. चतुर्वेदी के अनुसार मध्यांक को परिभाषित किया गया है, यदि एक श्रेणी के पदों को उनके परिणामों के आधार पर आरोही अथवा अवरोही क्रम में लगाया जाए तो बिल्कुल बीच वाली राशि के मान या माप को मध्यांक कहते हैं। इसमें बताया गया आप चाहे उसको आरोही क्रम में लगाए चाहे अवरोही। देखिए, मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 4 7 8 6 5, इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लगाएंगे यानी बढ़ते करेंगे। 4 5 6 7 8 इस प्रकार लगाएंगे तब भी आपका मध्यांक 6 ही आएगा। अगर आप अवरोही में लगाएंगे यानी सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, तब भी आपका मध्यांक 6 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप अवरोही लगाएं या फिर आरोही, इसमें यही बताया आपका मध्यांक वही आएगा। देख सकते हैं आप। अब आगे देखिए, मध्यांक की गणना करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। पहला है, अवर्गीकृत आंकड़ों के मध्यांक ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। मध्यांक n+1 नंबर, ये आपको पता है, याद कर लीजिएगा। और दूसरा देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों के मध्यांक ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। मध्यांक L n/2 + f/fm ×
CI। इसको आप लोग 100% याद कर लीजिएगा, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्गीकृत आंकड़ों के मध्याङ्क याद करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग जो है बताइए। तो आप क्या लिखेंगे, मध्याङ्क यानी मीडियन इक्वल टू L n/2 प्लस F/FM गुणे CI। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अवर्गीकृत आंकड़ों के मध्यमान निकालने की विधि का वर्णन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अवर्गीकृत आंकड़ों के मध्यमान निकालने की विधि का वर्णन। जब आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं तब निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है। जब आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं तो निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है। पहला है, श्रेणी के किसी भी मूल्य को या किसी भी संख्या को अनुमानित माध्य मान लेते हैं। इस माने हुए माध्य को कल्पित माध्य कहते हैं। साधारणतः कल्पित माध्य वितरण की केंद्रीय स्थिति को ध्यान में रखकर ही मानना चाहिए, जिससे विचलन कम आए और गणना में सरलता रहे। दूसरा, इस कल्पित माध्य में विभिन्न श्रेणी को पद मूल्यों की तुलना करके विचलन ज्ञात करते हैं। कल्पित माध्य यदि पद मूल्यों से अधिक हो तो विचलन ऋण में आएगा और यदि कम है तो विचलन धन में आएगा। तीसरा है, व्यक्तिगत श्रेणी में सभी विचलनों को धन व ऋण का ध्यान रखते हुए जोड़ लेते हैं। खंडित व सतत श्रेणी में प्रत्येक विचलन को संबंधित आवृत्ति से गुणा करने के बाद उन गुणनफलों का योग कर देते हैं। चौथा है, इन योगों में पदों की संख्या का भाग देना। पांचवा है, भागफल यदि धनात्मक आता है तो कल्पित माध्य में जोड़ देते हैं और यदि ऋणात्मक आता है तो घटा देते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित आंकड़ों का मध्याङ्क याद करना। मध्याङ्क मैंने भी आपको बताया है, मध्याङ्क का मतलब क्या होता है। मध्याङ्क का मतलब होता है बीचों बीच, मीडियन, जिसे मीडियन कहा जाता है, बीचों बीच का। अब देखिए यहाँ पे कुछ संख्या दी है, 10, 25, 17, 18, 9, 19, 12। देखिए सबसे पहले आप या तो इसको आरोही क्रम में लगा लीजिए या फिर अवरोही क्रम में। चलिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लगाते हैं, इसको बढ़ते क्रम कहा जाता है, बढ़ते क्रम में या फिर आरोही क्रम में। सबसे छोटा इसमें 9 है, 9 लिखेंगे। उससे बड़ा यहाँ पे 10 है, 10 लिखेंगे। उससे भी बड़ा आपका 12 है, उससे बड़ा आपका 17 है, उससे भी बड़ा आपका 18 है, उससे बड़ा 19, उससे बड़ा आपका 20। चलिए आपका आरोही क्रम में लग गया, यानी बढ़ते हुए क्रम में लग गया। अब आपको क्या करना है, आपको मध्याङ्क निकालना है। मध्याङ्क का सूत्र आपको पता ही है। मध्याङ्क का सूत्र क्या होता है, मध्याङ्क का सूत्र जिसको शॉर्ट में M लिख देते हैं, मीडियन। मध्याङ्क का सूत्र होता है n+1/2, जो कि आपको पता है। अब देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इन संख्याओं को आरोही क्रम में लगाया। देखिए n इक्वल टू कितना है, n बराबर कितना है, n इक्वल टू आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कितना है आपका यहाँ पे 7, n इक्वल टू 7 है तो इनका मान 7 रखिए, +1/2। तो 7 + 1 करेंगे हो जाएगा 8/2। इसको काट दीजिए, 2 चौके 8। ठीक है फ्रेंड्स, 2 चौके 8। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वैल्यू कौन सी है आप देख सकते हैं। आप देखिए 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे जो आपका आया है वो है 17। फोर्थ नंबर पे क्या आया है, 17 आया है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्या आया था, फोर्थ आया था। फोर्थ नंबर पे देखेंगे 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे आपका 17 है। इधर से भी देखेंगे 1 2 3, फोर्थ नंबर पे आपका 4 बटे मतलब फोर्थ नंबर पे आपका 17 आया। इधर से भी देखेंगे 1 2 3, फोर्थ नंबर पे आपका क्या आया है, 17। इधर से देखिए 1 2 3, फोर्थ नंबर पे आपका 17 आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मध्याङ्क निकालने का सूत्र आपको पता है, n+1/2। आप क्या करेंगे, जितनी संख्याएं दी गई हैं उनको देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी n इक्वल टू 7 है, +1/2। ये हो गया 8/2। इसको काट दीजिए, हो गया 4। फोर्थ नंबर पर आपका क्या है, 17 है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मध्याङ्क आपका 17 है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा मध्यमान ज्ञात कीजिए। इसमें भी मध्यमान ज्ञात करना है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, सबसे पहले इसमें क्या करना है, मध्यमान इक्वल टू पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। सबसे पहले जो पद दिए गए हैं सभी को ऐड कर लीजिए। इन सभी को ऐड करने पर आपका क्या आएगा, 717 आ जाएगा, बटे
कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 संख्या है। तो 14 से भाग कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 14 पंचे 70, हासिल एक आ गए, यहाँ पे 17 बचा। ये क्या हो जाएगा? 14 के 14, 3 फिर हासिल बच गए, पॉइंट लगेगा। ये हो जाएगा 14 दूनी 28, फिर 14 के 14, 51.21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 51.21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बहुलांक की परिभाषा व सूत्र दीजिए। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है। बहुलांक से यहाँ से उस पद या मूल्य से है जो किसी समग्र श्रेणी में सर्वाधिक बार आता है। बहुलांक का मतलब ही होता है बहुत बार, जो कि बहुत ज़्यादा बार आता है, जिसे सर्वाधिक बार लिखा गया है। बहुलांक से यहाँ से उस पद या मूल्य से है जो किसी समग्र श्रेणी में सर्वाधिक बार आता है, इसे भूयष्टक भी कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने बहुलांक को निम्न प्रकार से प्रभावित किया है। अलग अलग विद्वानों ने अपनी ढंग से प्रदर्शित किया। देखिए एल्हांस, पहला है एल्हांस। एल्हांस ने अपने तरीकों से बहुलांकों को प्रभावित करते हुए इस प्रकार से बताया है। बहुलांक एक संपर्क माला का वह पद है जो सबसे अधिक बार आता है। बहुलांक का मतलब ये होता है सबसे अधिक, बहुत बार आता है। बहुलांक एक संपर्क माला का वह पद है जो सबसे अधिक बार आता है। यह श्रेणी के बाहुल्य मूल का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है, एक ऐसा प्रतिनिधि जिसे वास्तव में फैशन या प्रचलन कहा जाता है। दूसरा देखिए क्राफ्टन तथा कोवडन के शब्दों में, बहुलांक विभिन्न अंकों का वह मूल्य है जिसके आसपास श्रेणी के अधिक से अधिक पर मूल्य केंद्रित हो। तीसरा देखिए गिलफोर्ड के मतानुसार, माप के पैमाने पर बहुलांक वह बिंदु है जहां पर वितरण में सबसे अधिक आवृत्तियां केंद्रित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बहुलांक का अर्थ लिखते हुए इसे ज्ञात करने की विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भी बड़ा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुलांक का अर्थ लिखते हुए इसे ज्ञात करने की विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी। क्रो के अनुसार, क्रो ने अपने ढंग से बताया है बहुलांक के अर्थ को स्पष्ट करते हुए, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलांक कहते हैं। बिल्कुल सरल है, इसे याद कर लीजिएगा। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा यानी सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलांक कहते हैं। बहुलांक दो प्रकार के आंकड़ों में ज्ञात किया जाता है, पहला है अवर्गीकृत आंकड़े और दूसरा है वर्गीकृत आंकड़े। आगे देखिए अवर्गीकृत आंकड़े क्या है? वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलांक ज्ञात करने के लिए निरीक्षण विधि द्वारा यह देखते हैं कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है। जो पद सबसे अधिक बार आता है वही बहुलांक होता है। दूसरा है वर्गीकृत। वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलांक निकालने का सूत्र निम्नलिखित है। पहला मोड इक्वल टू 3 गुणे मीडियन माइनस 2 गुणे मीन, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। दूसरा है मोड इक्वल टू एल प्लस एफ ए प्लस एफ बी गुणे सी आई। इस सूत्र में एल क्या है? एल है बहुलांक वाले वर्गांतर की वास्तविक निम्न सीमा। और आगे देखिए एफ ए क्या है? यहाँ पे एफ ए बहुलांक वाले वर्गांतर के ठीक ऊपर के वर्गांतर की आवृत्तियाँ। और अगला है एफ बी है बहुलांक वाले वर्गीकरण के ठीक नीचे के वर्गांतर की आवृत्तियाँ। और सी आई है वर्ग विस्तार के अंग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कोरिलेशन के विभिन्न प्रकारों के नाम। कोरिलेशन के प्रकार निम्न है। पहला है धन कोरिलेशन, दूसरा है भुज कोरिलेशन, तीसरा है शून्य कोरिलेशन, चौथा है कुलविनर कोरिलेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोरिलेशन के विभिन्न प्रकार के नाम लिखिए। कोरिलेशन के प्रकार निम्न है, धन कोरिलेशन, भुज कोरिलेशन, शून्य कोरिलेशन, कुलविनर कोरिलेशन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, कुर्टोसिस वक्र क्या है? जब मीडियन, मीन व मोड एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं वक्र पूरी तरह सीमित होता है। कुर्टोसिस वक्र क्या है? जब मीडियन, मीन व मोड एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं वक्र पूरी तरह सीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 20, स्टैटिस्टिक्स की क्या सीमा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स की सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला है यह क्वालिटेटिव सूचनाओं का ज्ञान नहीं देती, यह क्वालिटेटिव सूचनाओं का ज्ञान नहीं देती है। दूसरा यह प्रत्येक आंतरिक कहानियों का ज्ञान नहीं देती है। तीसरा यह दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी है। चौथा स्टैटिस्टिक्स केवल एवरेज के लिए सत्य है। क्वेश्चन नंबर 21, दी गई संख्याओं का बहुलक क्या है? ये जो संख्या दी गई 5 6 7 7 7 8 9 10,
का बहुलक क्या है? बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आता है, जो सर्वाधिक बार आता है। बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक का मतलब ये होता है जो सर्वाधिक बार आता है, उसे बहुलक कहा जाता है। ये जो संख्या दी गई इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है? 7 देखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, 7 जो है 3 बार आया है। 7 जो है 3 बार आया है, यही आपका बहुलक हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वाधिक बार आया है। बहुलक 7 है क्योंकि 7 की बारंबारता है, 7 बार बार आया। बारंबारता का मतलब भी हो गया बार बार। क्वेश्चन नंबर 22, धन कोरिलेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। धन कोरिलेशन के अंतर्गत एक्स वेरिएबल का बढ़ना और घटना वाई वेरिएबल के बढ़ने व घटने से जुड़ा रहता है। जब एक्स का मान बढ़ता है तब वाई का मान भी बढ़ता है, जब एक्स का मान बढ़ता है तब वाई का मान भी बढ़ता है, वाई का मान बढ़ता है तब एक्स का मान भी बढ़ता है। जैसे ईल्ड रेनफॉल, जैसे पिता पुत्र की लंबाई। धन कोरिलेशन का पूर्णतः उदाहरण लोहे की गेंद की लंबाई प्रत्येक डिग्री तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, स्पीयरमैन का सूत्र लिखिए। स्पीयरमैन का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। स्पीयरमैन का सूत्र लिखिए, तो ध्यान दीजिएगा, P = n-6 सिग्मा d स्क्वायर अपान n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। स्पीयरमैन का सूत्र क्या है? P = 6 सिग्मा d स्क्वायर अपान n, उसके बाद ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। ये आपका क्या है? ये आपका स्पीयरमैन का सूत्र है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ओजाइव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओजाइव क्या है? देखिएगा, संचयी बारंबारता बंटन को जब आलेख दिखाते हैं, संचयी बारंबारता बंटन को जब आलेख दिखाते हैं तब ऐसे आलेख को ओजाइव कहते हैं। वर्ग की बारंबारता को उस वर्ग की ऊपरी सीमा पर ए बिंदु द्वारा अंकित कर दिया जाता है। संचयी बारंबारता बंटन को जब आलेख दिखाते हैं तब ऐसे आलेख को ओजाइव कहते हैं। वर्ग की बारंबारता को उस वर्ग की ऊपरी सीमा ए बिंदु द्वारा अंकित कर दिया जाता है और बिंदुओं को मिलाकर एक ऐसे ओजाइव की रचना होती है जिससे किसी विशिष्ट मान से कम अथवा अधिक मानों की बारंबारता का पता चल जाता है, जैसे संचयी बारंबारता बंटन का पहले किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, बारंबारता बहुभुज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारंबारता बहुभुज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आयतों के शीर्षों के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो चित्र प्राप्त होता है उसे बारंबारता बहुभुज कहते हैं। बारंबारता बहुभुज पर संक्षिप्त टिप्पणी, आयतों के शीर्षों के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो चित्र प्राप्त होता है उसे बारंबारता बहुभुज कहते हैं। आयत चित्र से प्राप्त बारंबारता है। प्रत्येक छोर पर शून्य बारंबारता का एक वर्ग इसलिए जोड़ दिया जाए जिससे बहुभुज क्षैतिज अक्ष पर छू जाए। क्वेश्चन नंबर 26, माध्य अथवा समांतर माध्य पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। माध्य और समांतर माध्य पर टिप्पणी लिखिए। किसी समूह के पदमानों के योगफल को उसके पदों की संख्या से भाग देने का। किसी समूह के पदमानों के योगफल को, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं x1 + x2 + x3 + x4 प्लस इससे लेके xn तक क्या कहा गया? किसी समूह के पदमानों के योगफल को उसकी पदों की संख्या से भाग देने पर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, अभी देखेंगे, भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य का सूत्र देख लीजिए, m = x1 x2 प्लस लगा करके xn तक बटे n, जिसमें n क्या है? n पदों की संख्या है। यदि बारंबारता बंटन में पदमानों x1 x2 x3 की बारंबारता क्रमशः f1 f2 व f3 से f1 तक हो तब क्या होगा? तब गुणा कर लिया जाएगा। इसे क्या कर लीजिएगा? s1 गुणे f1 x2 गुणे f2, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा f1 x1 फिर प्लस f2 x2 फिर प्लस f3 x3 फिर प्लस डॉट 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 fn xn यहाँ तक बटे क्या हो जाएगा? f1 + f2 डॉट डॉट fn तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, माध्यिका के गुण एवं अवगुण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
माध्यिका के गुण और अवगुण बताइए। देखिए, माध्यिका के गुण पहले देखेंगे। यह सुनिश्चित मान होता है। दूसरा, इसे आसानी से समझा जा सकता है तथा इसका परिकलन भी सुगम होता है। तीसरा है, यह चरम प्रेक्षणों द्वारा प्रभावित नहीं होता तथा स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में काफी उपयोगी सिद्ध होता है। चौथा, इसे विपरीतांक वर्ग वाले बंटन से भी अभिकलित कर सकते हैं। अब इसके अवगुण देखेंगे। माध्यिका के अवगुण क्या है? पहला है, सम संख्या वाले प्रेक्षणों की दशा में माध्यिका का अभिकलन संभव नहीं है। हम केवल मध्यमानों के समांतर माध्यिका अभिकलन ही कर सकते हैं। दूसरा है, मीडियन अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है, विशेषकर जब सैंपल छोटा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, मानक विचलन के गुण एवं अवगुण। ये भी इंपॉर्टेंट है। मानक विचलन के गुण एवं अवगुण। पहला है, यह माध्य से बड़े बंटन के विचलन का केवल एक अंक में ही संक्षेपण कर देता है। इसे परिवर्तित के यूनिट के रूप में प्रयुक्त करते हैं। दूसरा है, यह इसका सूचक भी है कि किसी व्यष्टिगत में माध्य से विचरण में मिलने वाला अंतर वास्तविक है या संयोगी। तीसरा है, मानक त्रुटि के परिकलन में सहायता करता है। चौथा है, मान्य निष्कर्षों के लिए इसके द्वारा सैंपल के आकार के निर्धारण में सहायता मिलती है। अवगुण देखिएगा, यह केवल चरम मानों को ही प्रभावशाली मानता है। इसके विचलनों का वर्ग निकालना तथा बाद में इसका मूल्य निकालना एक लंबी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 29, माध्य की मानक त्रुटि क्या है? किसी सैंपल के मानक विचलन को सैंपल की संख्या में विभाजित करने पर मानक त्रुटि ज्ञात हो जाती है। SEM बटे स्टैंडर्ड डिवीजन बटे रूट n। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया लैम्डा अपान रूट n, जहाँ पे SEM माध्य की मानक त्रुटि है, लैम्डा मानक विचलन है, n है समस्त सैंपलों की संख्या का वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 30, मध्यमान विचलन MD ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान विचलन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान विचलन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। उस सूत्र इस प्रकार से देखिएगा, MD इक्वल टू सिग्मा डैश D डैश अपान n इक्वल टू सिग्मा मॉड x अपान n, जहाँ पे सिग्मा मॉड x क्या है? मध्यमान के लिए प्राप्तांकों के समस्त विचलनों का योग। n क्या है? n है प्राप्तांकों की संख्या। डैश D डैश क्या है? डैश D डैश है x माइनस m प्राप्तांकों का मध्यमान से विचलन और m है मध्यमान। फिर से देखिएगा, मध्यमान विचलन MD ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान विचलन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ये सूत्र इस प्रकार से, MD इक्वल टू सिग्मा डैश D डैश अपान n इक्वल टू सिग्मा मॉड x अपान n, जहाँ पे सिग्मा मॉड x क्या है? मध्यमान के लिए प्राप्तांकों के समस्त विचलनों का योग। यहाँ पे n है प्राप्तांकों की संख्या, डैश D डैश है x माइनस m प्राप्तांकों का मध्यमान से विचलन और m है मध्यमान। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान दीजिएगा, विचरणता गुणांक का सूत्र लिखिए। आपको तो ये क्वेश्चन 100% अगर एग्जाम में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विचरणता गुणांक का सूत्र लिखिए। विचरणता गुणांक का परिकलन इस प्रकार से किया जाता है, विचरणता गुणांक इक्वल टू HD बटे माध्य गुणे 100। विचरण गुणांक का सूत्र क्या है? SD बटे माध्य गुणे 100। ये क्या है? ये है आपका विचरण गुणांक का सूत्र। विचरण गुणांक का सूत्र आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। विचरण गुणांक इक्वल टू HD बटे माध्य गुणे 100, ये होता है आपका विचरण गुणांक का सूत्र। इसे याद कर लीजिएगा, जहाँ पे HD क्या है? HD है माध्य विचलन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, सह संबंध का पर संबंधित टिप्पणी लिखिए। ध्यान दीजिएगा, सह संबंध का प्रयोग दो स्वतंत्र वेरिएबल्स के बीच संबंध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। n जीवों की ऊंचाई एवं भार मापने पर एक सीरीज उपलब्ध होती है। इस सीरीज में प्रत्येक यूनिट में दो मान होते हैं, एक ऊंचाई तथा दूसरा भार का। सह संबंध का प्रयोग दो स्वतंत्र वेरिएबल्स के बीच संबंध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। n जीवों की ऊंचाई एवं भार मापने पर एक सीरीज उपलब्ध होती है। इस सीरीज में प्रत्येक यूनिट में दो मान होते हैं, एक ऊंचाई और दूसरा भार का। अतः ऐसे बंटन को जिसमें सीरीज के प्रत्येक यूनिट के दो मान होते हैं,
अतः ऐसे बंटन को जिनमें सीरीज के प्रत्येक यूनिट के 2 मान होते हैं द्विचर बंटन कहते हैं। जिसमें सीरीज के प्रत्येक यूनिट के 2 मान होते हैं उसे द्विचर बंटन कहते हैं। द्विचर बंटन में यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि क्या दोनों चर में कोई संबंध है। सहसंबंध दोनों चरों में संबंध का अध्ययन करता है। सहसंबंध दोनों चरों में संबंध का अध्ययन करता है। यदि एक चर में परिवर्तन से दूसरे चर में भी परिवर्तन होता है तो दोनों चर सहसंबंधित कहलाते हैं। फिर से एक बार देखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सहसंबंध पर टिप्पणी लिखिए। सहसंबंध का प्रयोग 2 स्वतंत्र वेरिएबल्स के बीच संबंध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखिए सहसंबंध, ये जो आपका शब्द दिया गया इससे आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये जो है सहसंबंध यानी साथ साथ, यानी 2 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। सहसंबंध का प्रयोग 2 स्वतंत्र वेरिएबल्स के बीच संबंध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इन जीवों की ऊंचाई एवं भार मापने पर एक सीरीज उपलब्ध होती है। अतः इस सीरीज में प्रत्येक यूनिट में 2 मान होते हैं, एक ऊंचाई तथा दूसरा भार का। अतः ऐसे बंटन को जिसमें सीरीज के प्रत्येक यूनिट में 2 मान होते हैं उसे द्विचर बंटन कहते हैं। द्विचर बंटन में यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि क्या दोनों चर में कोई संबंध है। सहसंबंध दोनों चरों में संबंध का अध्ययन करता है। यदि एक चर में परिवर्तन से दूसरे चर में भी परिवर्तन होता है तो दोनों चर सहसंबंधित कहलाते हैं। यदि एक चर में परिवर्तन से दूसरे चर में भी परिवर्तन होता है तो दोनों चर सहसंबंधित कहलाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ऋणात्मक एवं धनात्मक सहसंबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋणात्मक एवं धनात्मक सहसंबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जब एक चर का मान बढ़ने पर दूसरे चर का मान भी बढ़ जाता है या एक मान कम करने पर दूसरे का मान भी कम हो जाता है तो इसे पॉजिटिव सहसंबंध कहते हैं। जब एक चर का मान बढ़ने पर दूसरे चर का मान भी बढ़ जाता है या एक मान कम करने पर दूसरे का मान कम हो जाता है तो उसे पॉजिटिव सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके विपरीत सहसंबंध को निगेटिव या प्रतिलोम कहते हैं। जब इसके वेरिएबल्स विपरीत दिशा में विचलित होते हैं, जैसे शरीर के भार में वृद्धि के साथ उसकी औसत लंबाई कम हो जाती है। आगे की क्वेश्चन नंबर 34। सहसंबंध गुणांक क्या है। आपको लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सहसंबंध गुणांक क्या है। हिस्टोग्राफ के समान परकीड़ चित्र भी प्रेक्षकों को प्रदर्शित करने की एक विधि है। हिस्टोग्राफ के समान परकीड़ चित्र भी प्रेक्षकों को प्रदर्शित करने की एक विधि है, किंतु इससे किसी प्रकार के सहसंबंध का आभास नहीं होता। सहसंबंध गुणांक को निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। R = सिग्मा ब्रैकेट में x माइनस मॉड x ब्रैकेट बंद, उसके बाद फिर ब्रैकेट y माइनस मॉड y ब्रैकेट बंद अपान अंडर रूट सिग्मा ब्रैकेट में x माइनस मॉड x का होल स्क्वायर, फिर से सिग्मा y माइनस वाई स्क्वायर का मॉड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बस। सहसंबंध गुणांक जो कि सहसंबंध गुणांक को निम्न प्रकार से दर्शाते हैं, जो कि इस प्रकार से है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें एक वेरिएबल्स को x तथा दूसरे वेरिएबल को y से प्रदर्शित किया गया है। इसमें x तथा y वेरिएबल्स में 2 सेटों के माध्य x और y माध्य से विचलन को प्रदर्शित करते हैं। अतः सिग्मा ब्रैकेट में x माइनस मॉड x, फिर से ब्रैकेट में y माइनस मॉड y में प्रत्येक व्यष्टिगत के लिए माध्य मॉड x से x के विचलन को तथा दूसरा माध्य मॉड y से y के विचलन को प्रदर्शित करता है। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 35। मानक विचलन की परिभाषा लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानक विचलन की परिभाषा। किसी श्रेणी का प्रमाण विचलन उस श्रेणी के समांतर माध्य से विभिन्न पदों के विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य का धनात्मक वर्गमूल होता है। किसी श्रेणी का प्रमाण विचलन उस श्रेणी के समांतर माध्य से विभिन्न पदों के विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य का धनात्मक वर्गमूल होता है। मानक विचलन को प्रायः ग्रीक वर्णमाला के अक्षर सिग्मा से दर्शाते हैं और लघु रूप में इसे SD कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36।
श्रेणी क्रम विधि का उपयोग कीजिए। पहला है जब वास्तविक प्राप्तांकों के स्थान पर क्रम दिए गए हों। दूसरा है जब प्राप्तांक अव्यवस्थित रूप में दिए गए हों। तीसरा जब पदों की संख्या 30 से कम हो। इस विधि का उपयोग परिणाम देता है। चौथा है जब दो परीक्षणों में सत्यता एवं विश्वसनीयता ज्ञात करनी हो। पांचवा जब वास्तविक प्राप्तांक के स्थान पर क्रम दिए गए हों। श्रेणी क्रम विधि का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37। सृजनात्मकता से क्या तात्पर्य? सृजनात्मकता किसी नवीन रचना या विचारों का प्रस्तुतिकरण करता है। सृजनात्मकता क्या है? ये किसी नवीन रचना, नई प्रकार की रचना और विचारों का प्रस्तुतिकरण करता है। केवल कवि, लेखक, निबंधकार, उपन्यासकार, संगीतकार, चित्रकार आदि अब सृजनात्मक नहीं माने जा रहे हैं, बल्कि यह माना जाने लगा है कि व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति हो सकती है। अतः संसार के हर देशों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए इस परीक्षण के द्वारा उच्च सृजनात्मकता वाले लोगों का पता लगाया जा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। अव्यवस्थित प्राप्तांकों से एसडी की गणना किस प्रकार से की जाती है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अव्यवस्थित प्राप्तांकों से एसडी की गणना किस प्रकार की जाती है? अव्यवस्थित आंकड़ों से प्रमाणित विचलन ज्ञात करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहला प्राप्तांकों के मध्यमान सिग्मा x अपान n ज्ञात करना। दूसरा है मध्यमान m से प्राप्त प्राप्तांकों का विचलन d ज्ञात करना। तीसरा समस्त विचलनों ds का वर्ग ज्ञात करना। चौथा है समस्त विचलन वर्गों का योग यानी सिग्मा x स्क्वायर ज्ञात करना। इसे सिग्मा d क्यूब भी कहते हैं। पांचवा सिग्मा d स्क्वायर या सिग्मा x स्क्वायर को n से भाग देना। छठा है भागफल का रूट वर्गमूल ज्ञात करना। अव्यवस्थित आंकड़ों से एसडी ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार से है। एसडी सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपान एन या अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन, ये आपका होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39। प्रोडक्ट मोमेंट विधि की विशेषताएं दी। प्रोडक्ट मोमेंट विधि अधिकांशतः से संबंध ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। कार्ल पियर्सन ने इस विधि को विकसित किया, इसलिए इसे पियर्सन विधि भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। प्रोडक्ट मोमेंट विधि की विशेषताएं क्या है? प्रोडक्ट मोमेंट विधि अधिकांशतः से संबंध ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। कार्ल पियर्सन ने इस विधि को विकसित किया, इसलिए इसे पियर्सन विधि कहते हैं। 40 नंबर है उच्च धनात्मक सहसंबंध क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी यह देखा जाता है कि एक चर में परिवर्तन से दूसरे चर में अत्यधिक परिस्थिति उच्च धनात्मक सहसंबंध कहलाती है। कभी कभी ये देखा जाता है कि एक चर में परिवर्तन से दूसरे चर में अत्यधिक परिस्थिति उच्च धनात्मक सहसंबंध कहलाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41। पूर्ण धनात्मक सहसंबंध से आप क्या समझते हैं? इम्पॉर्टेंट है। दो चरों की मात्रा अनुपातिक रूप से घटती या बढ़ती है। दो चरों की मात्रा अनुपातिक रूप से घटती या बढ़ती है। उदाहरणार्थ इंचों तथा सेंटीमीटर की मान अनुपातिक रूप से घटते या बढ़ते हैं। 42 नंबर है आवृत्ति बहुभुज से आप क्या समझते हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट है। वह चित्र जो अनेक भुजाओं से घिरा हो बहुभुज कहलाता है। वह चित्र जो अनेक भुजाओं के माध्यम से किसी एक आवृत्ति वितरण के विभिन्न वर्गांतरों की विभिन्न आवृत्तियों के मूल्यों को प्रदर्शित करता है वृत्ति बहुभुज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43। आवृत्ति आयत चित्र क्या है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। आवृत्ति आयत क्या है? आवृत्ति आयत चित्र आयतों का वह समूह है जिसके अंतर्गत प्रत्येक आयत की ऊंचाई तत्संबंधी वर्गांतर की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात आयतों की ऊंचाई आवृत्तियों के अनुसार होती है। स्तंभाकृति चित्र निर्माण में वर्गांतरों को एक्स अक्ष पर तथा आवृत्तियों को वाई अक्ष पर दिखाया जाता है। तत्पश्चात हर एक वर्गांतर की निम्न एवं उच्च सीमाओं पर उस वर्गांतर की आवृत्ति के अनुपात में लंब डाल दिया जाता है। प्रत्येक वर्गांतर को निम्न एवं उच्च सीमाओं पर डाले गए लंबों के ऊपरी सिरे को मिला देने पर एक दूसरे के सटे सटे आयतों का एक समूह ग्राफ पेपर पर तैयार हो जाता है, जिसे हम आवृत्ति आयत चित्र कहते हैं। इसे देखिए आवृत्ति आयत चित्र क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आवृत्ति आयत चित्र आयतों का वह समूह है जिसके अंतर्गत प्रत्येक आयत की ऊंचाई तथा संबंधी वर्गांतर की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात आयतों की ऊंचाई आवृत्तियों के अनुसार होती है। स्तंभाकृति चित्र निर्माण में
वर्गांतरों को एक्स अक्ष पर तथा आवृत्तियों को वाई अक्ष पर दिखाया जाता है। तत्पश्चात हर एक वर्गांतर को निम्न एवं उच्च सीमाओं पर उस वर्गांतर की आवृत्ति के अनुपात में लंब डाल दिया जाता है। प्रत्येक वर्गांतर को निम्न एवं उच्च सीमाओं पर डाले गए लंबों के ऊपरी सिरों को मिला देने पर एक दूसरे के सटे सटे आयतों का एक समूह ग्राफ पेपर पर तैयार हो जाता है, जिसे आवृत्ति आयात चित्र कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका एजुकेशन पेपर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।